नमस्कार साथियों, मैं राजीव शर्मा एडुफैक्ट बाय राजीव शर्मा यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक अति इंपॉर्टेंट सूचना देने जा रहा हूं। एडुफैक्ट बाय राजीव शर्मा यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर राजस्थान प्राइवेट स्कूल क्लब किया जा रहा है और इस क्लब से लगभग 2 से 3 हजार की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं लीगल रूप से। और इस क्लब का मुख्य उद्देश्य राजस्थान प्रदेश के निजी स्कूल के हित में या उनको जानकारी देने के लिए ये चैनल है और इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस चैनल के साथ रजिस्टर्ड हैं लीगल रूप से। और इसका जो वर्तमान में आज से जो नया नाम है वो राजस्थान प्राइवेट स्कूल क्लब है। आज जो वीडियो में लगाने जा रहा हूं उसका मुख्य शीर्षक यह है, मुख्य टॉपिक यह है कि किसी की कमी से, किसी की अज्ञानता की वजह से स्कूल संचालकों का नुकसान, स्कूल संचालकों को बेवजह निरीक्षण के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फीस का। जो फीस की बात करें, जो भौतिक सत्यापन है उसमें कौन सी फीस लिखनी होती है, जो क्लियर लिखा हुआ है, निदेशालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भी अवहेलना की जा रही है और क्लियर लिखा हुआ है कि हमें उसको देख तो कार्य करना है, लेकिन बेवजह स्कूल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। और यह कमी है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बहुत सारे जिलों में। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हाँ जी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कमी है। क्यों कमी है इस पर भी मैं बात करूंगा। यदि फीस नहीं बढ़ा सकते तो आप इस चीज को लिखित में बताएं कि साहब इस कारण से इतने % ऊपर फीस नहीं बढ़ा सकते। मौखिक आदेश से स्कूल वालों को डराया जा रहा है। मैं कोटा जिले से बिलोंग करता हूं और मुझे मेरे कोटा जिले के जिला प्रशासन जो भी है शिक्षा विभाग का, उस पर गर्व है। जब भी हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो हमारे जिला शिक्षा जो कार्यालय उसमें कोई भी अधिकारी रहे वो बैठ के बात करते हैं और उन नियमों पर डिस्कस करते हैं और बताते हैं। तो मेरे गृह जिले में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और है तो उसका समाधान होता है। कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन जरूर सामने आ रहे हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे, यदि फीस नहीं बढ़ा सकते तो आप उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं फीस के बारे में बात कर रहा हूं तो एक हनुमानगढ़ जिले की बात करता हूं। हनुमानगढ़ जिले में एक निरीक्षण हुआ। उस निरीक्षण के दौरान केस बुक देख ली गई, रसीद बुक देख ली गई, फीस रजिस्टर देख लिया गया। यहां तक कि जो फीस की जो रसीद बुक है उनके बारे में एक डिटेल लिख के निरीक्षण दल महोदय के द्वारा सील साइन भी कर दिया गया। लेकिन जब प्रतिवेदन भरने की बारी आई तो यह कह दिया गया कि आपकी फीस इतनी % बढ़ रही है, अतः यह स्वाभाविक, अतः हम ये नहीं कर सकते। फिर निरीक्षण किस चीज का किया, फिर आपने सील साइन किस चीज पर लगाया। एक जिले में फीस बढ़ा सकते हैं, दूसरे जिले में नहीं बढ़ा सकते। एक स्कूल में बढ़ा सकते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं चलना चाहिए। अतः सबसे पहले मेरा, हमारे सभी जितने भी अधिकारी हैं वो सब हमारे लिए सम्मानीय हैं और हमारे इस क्लब की यही खासियत है। इस क्लब का प्रत्येक सदस्य विभाग का सम्मान करता है। विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनका हम सम्मान करते हैं और निरीक्षण दल को भी हम सम्मान से ही बात करते हैं। लेकिन आप उल्टे सीधे नियम लगाएंगे तो हम आपके उल्टे सीधे मौखिक नियमों को हम नहीं मानेंगे। यहां तक कि कई निरीक्षण दलों के द्वारा तो स्कूल संचालकों को धमकी दे दी जाती है, हम आपके स्कूल का रिकॉर्ड सीज कर देंगे। किस आधार पर सीज कर देंगे, क्यों सीज कर देंगे? अगर कुछ कमी है तो आप उसे ठीक कराओ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बच्चे को अयोग्य कर दो। यहां तक कि यह भी कहा गया है
कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी हम रेशो मेंटेन करवाएंगे। तो आप एक काम करिए, हमारा जो निदेशालय ऑफिस है वहां पर बोलिए कि साहब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी रेशो मेंटेन करवाने की बात करें। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं यहां तो जो निदेशालय ऑफिस है वहां से जो नियम कानून कायदे बन रहे हैं उनको शायद आप लोगों के द्वारा पूछना चाहिए। पहले आपसे पूछे और फिर वो नियम कानून कायदा बनाए। हमें आखिरकार रूल फॉलो किसको करना है, किसके निर्देश को फॉलो करना, किसके निर्देश को हम फॉलो करें? जो निरीक्षण दल कहते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, उसको फॉलो करें, या जो हमारे माननीय जो निदेशक कार्यालय है वहां से जो निर्देश आते हैं उसको फॉलो करें? हर जिले में अलग अलग नियम बनेंगे क्या? तो जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि फीस के बारे में आप बताएं। अगर नहीं बढ़ा सकते, हम स्वीकार कर रहे हैं साहब, हम नहीं बढ़ाएंगे, पर आप पहले में बताओ तो सही। राजस्थान की विधानसभा में जो अधिनियम पारित किया गया है उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है 2016 में। 2017 में जो रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया है उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि एक बार आप अपना जो भी ग्रुप है या कुछ भी है उसके अंदर आप निर्देशित करें कि प्राइवेट स्कूल वालों को जबरदस्ती परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कमी है आप बताएं। हो सकता है किसी स्कूल के कागजों में कमी हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, तो आप उसे ठीक करवाएं। पर यह तो नहीं है कि स्कूल संचालक से कहेंगे लो सर आप साइन करो आपके प्रतिवेदन पे, हम आपको प्रतिवेदन दे रहे हैं, और साइन करा के प्रतिवेदन झूठ में साइन करा लिया और प्रतिवेदन सर थोड़ी कुछ कमी रहेगी हम स्टडी करेंगे कल देंगे आपको। यह कहां का नियम है? क्लियर लिखा हुआ है ना कि एक प्रतिवेदन स्कूल में देकर आना है और एक प्रतिवेदन विभाग में जमा कराना है। प्रतिवेदन किसी भी निरीक्षण दल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। आप एक कॉपी रख सकते हैं पर एक प्रतिवेदन स्कूल में देना होगा और एक प्रतिवेदन विभाग में जमा कराना होगा। अगर किसी भी निरीक्षण दल की वजह से अगर आरटी के बच्चों का भुगतान रुकता है, उन बच्चों की जो पढ़ाई बाधित होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन? इस चीज पर भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सोचने की आवश्यकता है। एक और कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि साहब प्रतिवेदन में जो नाम आ रहे हैं और जो आपके रजिस्टर में नाम है वो मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे मैच। मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे मैच। कुछ दिनों पहले हमारे यहां से आरटी का बालक टीसी लेके चला गया, हमने उसको टीसी दे दी, टीसी की कॉपी मेरे पास है। आरटी के बालक की टीसी कैसे निकलती है आपको पता है, पेरेंट्स ओटीपी देता उसके बाद टीसी बनती है। उस बच्चे का हमने टीसी बना दी, नाम पढ़ते कि हमने टीसी बना दी, फिर भी उस बच्चे का नाम प्रतिवेदन में आ रहा है। क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? आप हमें दोषी ठहरा रहे हो, आप हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि साहब आप जो बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है उसका भी प्रतिवेदन में नाम आ रहा है और आप उसका भी पैसा उठाना चाह रहे हो। अरे भाई जिस बच्चे के हमने टीसी दे दी उसका पैसा कहां से उठाएंगे? ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। आप कैसे ब्लेम लगा सकते हो? हमने तो टीसी दे दी ना, टीसी है हमारे पास। अब वो अगर प्रतिवेदन से नहीं हट रहा है तो क्या हमारी समस्या है ये? अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर रेशो मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या हम उन आरटी के बच्चों को निकालें कि नहीं भैया नॉन आरटी के बच्चे निकल गए, आरटी के बच्चे नॉन आरटी के बच्चे कम हो गए तो इधर से आरटी के बच्चे भी कम करो। आप बोल दो हम कर देंगे। हम राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की जो दायित्व है शिक्षा देने का, प्राइवेट स्कूल वाले कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक बात करते हैं एज पॉलिसी की, बिल्कुल सही बात है। एंट्री जो क्लास की बात करें तो PP3 और फर्स्ट 2 है। अगर किसी स्कूल की स्टार्टिंग क्लास PP3 यानी नर्सरी नहीं है तो उस स्कूल में एंट्री क्लास फर्स्ट ही रहेगी। फर्स्ट क्लास में 6 से 7 साल के बच्चे का प्रवेश होगा और नर्सरी के अंदर PP3 में 3 से 4 साल के बच्चे का प्रवेश होगा। पोर्टल पे जो फॉर्म भरा गया है वो हमने तो नहीं भरा है, पेरेंट्स ने भरा है। अपना खुद का मोबाइल यूज करके ओटीपी लेके पेरेंट ने भरा है, एक्सेप्ट उसको पोर्टल ने किया है। गलत डेट पोर्टल कैसे ले लेगा?
तो या तो पोर्टल गलत है या फिर निरीक्षण दल गलत है। मैं मेरे स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं। मेरे यहां पर बेसबाजी हुई। मेरे यहां एक बालक है नर्सरी के अंदर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 24 जून 2020। 24 जून 2020 है उसकी डेट। आप ध्यान से सुन लीजिए। अब निरीक्षण दल महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि साहब 31 जुलाई 2024 को आपका बालक 4 वर्ष और कुछ महीने हो रहा है। बिल्कुल सकते हैं। 24 जून 2020 की बात करें और इधर अपन 31 जुलाई 2024 की बात करें तो वो 24 जून में 3 साल का पूरा हो गया कि साहब 31 जुलाई की डेट थी, हम इस बच्चे को अयोग्य करेंगे। अब चूंकि मुझे तो नियमों की जानकारी थी, तो मैंने उनसे फिर भी विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करा। मैंने कहा मैडम, मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज आप इस चीज का पता करें, आप इस चीज के बारे में जानकारी लें, आपको अयोग्य करना अयोग्य कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या यह बालक अयोग्य होगा? और अगर यह बालक अयोग्य होगा तो निरीक्षण दल, क्या हमारा जो पोर्टल एनआईसी के द्वारा संचालित होता है, जिसको निदेशालय कार्यालय से वॉच किया जाता है, उनके निर्देशों के द्वारा एनआईसी ऑपरेट करता है, क्या आपको उन पर क्वेश्चन उठाना जायज है? हां, अगर हमने जो डेट भरी और वास्तव में डेट में अगर हेरा फेरी है, कुछ गलत है, तो फिर आप क्वेश्चन उठाओ। आपको ध्यान होना चाहिए, निदेशालय महोदय द्वारा एक और आदेश आया था जिसमें यह कहा गया था कि 31 जुलाई 2027 की जो डेट है उस आधार पे वैकेंसी निकली थी, पर बाद में एक डेट दी गई थी 31 मार्च 2024। जो भी बालक 31 मार्च 2024 को 3 से 4 साल नर्सरी के लिए और 6 से 7 साल क्लास फर्स्ट के लिए पूर्ति कर रहे हैं, वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जिस बालक की एज 24 जून 2020 है, क्या वो बालक 31 मार्च 2024 को क्या 4 साल से ऊपर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा ना? तो फिर बच्चों को अयोग्य क्यों किया जा रहा है, या उसको कोशिश क्यों की जा रही है? अब यहां पर अगर मुझे नियमों की जानकारी नहीं होती तो बताइए आज ये बालक आरटी से वंचित रहता या नहीं रहता? और अगर यह वंचित रहता तो यह कमी किसकी थी? उन निरीक्षण दलों की कमी थी जो नियमों का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर आप नियमों का अध्ययन नहीं करेंगे और किसी भी आरटी के बालक के साथ आप अन्याय करेंगे तो इसको देखेगा कौन? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आगे बढ़ते हैं। कैश बुक जो भी ऑडिट होती है, ऑडिट के अंदर टैली के अंदर ही फाइल देनी होती है। टैली के द्वारा बनाई गई कैश बुक वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, कई बार होता है कोई स्कूल गली मोहल्ले में हो, कॉलोनी में हो, किसी स्कूल संचालक के पास कार हो या नहीं हो कोई जरूरी थोड़े है। कई बार निरीक्षण संचालक के द्वारा कहा जाता है कि सर प्लीज हमें कोई गाड़ी भेज देना लेने के लिए। एक स्कूल में तो इसलिए नाराज हो गए कि आ तो गए किसी माध्यम से, पर वहां से जाने के लिए स्कूल संचालक के पास उस टाइम पे कार अवेलेबल नहीं थी। तो स्कूल संचालक कहां से अवेलेबल कराएगा बेचारा, जिसके पास नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, निरीक्षण संचालकों द्वारा कई बार तो एक स्कूल में 4-4 दिन लगाया जाता है। आएंगे 2 घंटे काम करेंगे, वहां पर अटेंडेंस दिखा देंगे और फिर 2 दिन बाद फिर आएंगे, तो 4-4 दिन लगा देते हैं। यहां तक कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक स्कूल के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि सर मेरा निरीक्षण दल मेरा पीएसपी कोड और पासवर्ड मांग रहा है। क्या पीएसपी कोड और पासवर्ड किसी भी निरीक्षण दल को मांगने का अधिकार है? बिल्कुल है ना, दादागिरी हो सकती है। पहले कैसे होता था निरीक्षण, हमें पता है ये चीज। कोई भी निरीक्षण दल आते थे और जो स्कूल संचालक की सीट होती थी उस पर बैठा करते थे। यह प्रथा थी पहले, लेकिन यह प्रथा अब नहीं चलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था कि स्कूल संचालक को धमकी दी जाती, रिकॉर्ड सीज कर देंगे। क्यों? स्कूल संचालक कोई गुनाह कर रहा है, बच्चों को शिक्षा ही तो दे रहा है।
अगर एक स्कूल 100 बच्चों को आरटी के तहत एजुकेशन दे रहा है, कितना पैसा मिल रहा होगा उसको? कितना देती है राज्य सरकार? मैक्सिमम अभी तक 13,500, तो 13.5 लाख का भुगतान अगर 100 बच्चे भी हैं तो। और अगर ये 100 बच्चे अगर किसी सरकारी स्कूल में होते, उन 100 बच्चों के लिए अगर स्कूल चल रहा होता, तो मेरे हिसाब से 1 महीने का 13.5 लाख खर्चा आ रहा होता। कौन सा गुनहगार है निजी स्कूल संचालक भाई? अतः मेरा यहां पर विनम्र रूप से अपील है, हम किसी भी प्रकार से आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकार है अगर उसका हनन होगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। आप कमी है हमें बताओ, हम उसको ठीक करेंगे। आप ये सोचो कि जितना काम सरकारी स्कूल में दिया जा रहा है, जैसा होता है वैसा का वैसा प्राइवेट स्कूल में मिलेगा, संभव नहीं है। हर सरकारी स्कूल में 1-1, 2-2 एलडीसी यूडीसी होते हैं। बड़े स्कूलों में तो कई सारा स्टाफ होता है और एक एलडीसी यूडीसी की तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। प्राइवेट स्कूल में नहीं है ये सब कुछ। तो आप पूरी कल्पना वैसी करें, यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई लग रहा है कि किसी भी स्कूल में कोई रिकॉर्ड में कमी है, तो आप उससे ठीक करवा सकते हैं। ये जो क्लब है लगभग हजारों की संख्या में है और हम आगे का प्लान भी सोच रहे हैं। अतः आप और हम, विभाग भी हमारा ही है और हम भी जो निजी स्कूल है वो भी विभाग के ही हैं। जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है, जितना वो सरकारी स्कूलों का अधिकारी है, उतना ही वो प्राइवेट स्कूल के भी अधिकारी हैं। हमारे लिए भी सम्मानीय है। लेकिन यदि आप नियमों को अध्ययन नहीं करेंगे और उसके अलावा अगर उल्टे सीधे नियम लगाएंगे, तो उससे तो निजी स्कूलों का नुकसान ही होगा। तो यह नुकसान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी साथी इस क्लब से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़े। मैं राजीव शर्मा, मेरा जो मोबाइल नंबर है ऑफिस का मोबाइल नंबर है 9256668820। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो में किसी भी निरीक्षण दल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लगाया है, लेकिन आप किसी भी स्कूल के साथ जो आरटी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा में आप प्लीज बाधा बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि एक स्कूल का अगर 1 साल का पेमेंट रुकता है तो उससे कितनी परेशानी होती है आप कल्पना करके देख लो। अगर आपका 3 महीने का पेमेंट रुक जाए तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आपको जो कलम की जो ताकत दी हुई है उस ताकत को आप गलत यूज ना करें। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है। आप सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और आप ग्रुप से जुड़िए। आज मेरे पास, मैं उन सभी निरीक्षण दलों का बहुत सम्मान करता हूं जो छोटी सी बात में जहां भी नहीं उनको कंफ्यूजन होता है तो मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि राजीव सर इसमें अपन क्या कर सकते हैं। वो सीखना चाहते हैं, वो नियमों को देखना चाहते हैं। नहीं सर आप तो बताओ नियम क्या कहता है, सही या गलत, क्या करना है क्या करना, बाद की बात है। पहले एक बार हमें नियमों के बारे में पता चले। नियमानुसार आप करिए जो भी करना है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रतिवेदन साथ में ले जाना, क्या यह न्यायोचित है? क्या उस प्रतिवेदन को लेने के लिए स्कूल संचालक को घंटों भर आपके सरकारी स्कूल में वेट करना पड़ता है और वहां खड़े रहना पड़ता है? क्या यह न्यायोचित है? जब आप प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं तो स्कूल संचालक आप लोगों का गेट पर स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब यही संचालक आपके पास प्रतिवेदन लेने पहुंचता है तो आप उसे घंटों इंतजार कराते हो। कौन से कानून के तहत, कौन से नियमों के तहत आप प्राइवेट स्कूल संचालक को आप अपने सरकारी स्कूल में प्रतिवेदन लेने के लिए बुला रहे हो? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियोज में।